ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, जो हम लोगों के उसके बचे हुए थे। इजी क्वेश्चन है। 1 मिनट में आंसर करिएगा। ऑप्शन मल्टी करेक्ट हो सकता है। ABCD की फॉर्म में आंसर करिएगा, ABCD। कुछ आया आपका आंसर? कार्तिक इज सेइंग ऑल। Rahul is saying A, B, D. Rehan is also saying A, B, D. ओके, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या? ये कुछ एक ग्राफ दिया है, आई वर्सेस फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच का ग्राफ दिया है। सो दे आर आस्किंग, दे आर सेइंग सम ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन सही है ये सब हमें पहचानना है। बीम बी हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले तो ये देखो, ये जो पॉइंट्स बनते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आई थिंक सबको दिखा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि इन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। क्या बोला मैंने? जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर ध्यान से देखो, बीम बी हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन कह रहा है बीम बी। बी देखो, बी का ग्राफ कहाँ गया है? इफ आई हाईलाइट दिस, बी इज मूविंग लाइक दिस। सो बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। सो बी के लिए फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। बीम सी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बीम सी के लिए अगर ध्यान से देखें तो बीम सी कहाँ है? ये रही बीम सी, और ये रहा। सी के लिए सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये भी हो गया। बीम ए हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बीम ए कहाँ? ये रहा बीम ए। अब ध्यान से देखना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की रेट सबसे ज्यादा इसकी देखना, सबसे ज्यादा क्या है इसमें? मैं बोल सकता हूँ करंट की वैल्यू हाईएस्ट है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये हाई इंटेंसिटी वाली शो करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। अरे सही लिखा है मैंने। इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। मोर इंटेंसिटी का मतलब है कि ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे थे और ज्यादा करंट की जरूरत है। जितनी ज्यादा करंट, इसका मतलब माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सो आप लोग थम्स अप कर रहे हो, इसका मतलब ब्रेक कर रही है। नाउ क्लियर? ओके, क्लियर ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। ओके, वेरी गुड। सो मैंने क्या बोला?
बीम ए हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, और वो हमें दूर से भी दिख रहा है कि ए में करंट कैसी है, ए के लिए करंट कैसी है सबसे ज्यादा, और करंट किससे बनती है, फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो ऑब्वियस सी बात है, सी भी सही हुआ। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाई बीम बी हैव द हाईएस्ट मोमेंटम। बीम बी कहाँ है, ये रहा, और बीम बी के लिए कह रहे हैं हाईएस्ट मोमेंटम है। एक बात बताना, मोमेंटम ऑफ द फोट मोमेंटम हम क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम क्या रहता है, √2 km। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनका मोमेंटम क्या होता है, √2 km। सही है। √2 km इनका मोमेंटम होता है, जहां पर के क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, के इज इक्वल टू HF-साई। यहाँ पर साई क्या है, वर्क फंक्शन, HF है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और के है काइनेटिक एनर्जी। अब बोल रहे हैं कि बीम बी की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं तो बी यहां पर पहुंच रही है। अगर बी की बात करें तो बी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो के ज्यादा होगा, और के ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इन सभी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बी की है, और बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। तो दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन सही थे। ठीक है। ये ग्राफ हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए। याद क्या पता क्या होता है कि जितना ऊपर जाते हैं ये जो वैल्यूज हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इस तरफ चलोगे तो क्या इंक्रीज कर रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। किसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, ये इंटेंसिटी ऑफ व्हाट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हाट, किसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की, वेरी गुड। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, वेरी गुड। जो इंसिडेंट लाइट है उसके फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। राहुल इज सेइंग सी। 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। रेहान, रितेश, एवरीवन हैज सॉल्व्ड एज सी। ओके।
क्वेश्चन इज सेइंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय समथिंग। दे आर सेइंग एक्स जब 0 से 1 के बीच में है तो ये ई नॉट है, और जब एक्स 1 से बड़ा है तो 0 है। दैट मीन्स आई कैन से फॉर एक्स लेस देन 1 greater than 0 potential energy is E naught, and for x ये थोड़ा इक्वल सी ऐसे भी कर लेना, for x greater than 1 potential energy is 0। इतना स्टेटमेंट दिया। फिर बोल रहे हैं λ1 एंड λ2 आर डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस वाले केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ λ2 है, इस वाले केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ λ2 है। ठीक है। फिर उन्होंने हमसे बोला इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 E नॉट, टोटल एनर्जी 2 E नॉट है पार्टिकल की, λ1 और λ2 का रेशियो। सबसे पहले तो λ1 होता क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। संदीप इज सेइंग सी, ये सभी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। आर्यन इज ऑल्सो सेइंग सी, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सभी का सी आया है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये तो हो गया मोमेंटम के टर्म्स में। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते थे, एच बाई रूट 2 किलोमीटर, 2 km। के इज काइनेटिक एनर्जी। अब बेसिकली हमें चाहिए है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल एनर्जी। बट एक बात कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं अगर यू की वैल्यू ई नॉट है और टोटल एनर्जी कितनी है 2 E नॉट। सो इस केस में काइनेटिक कितनी हो गई, अरे टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो काइनेटिक कितनी बची, ई नॉट। इस केस में टोटल एनर्जी तो फिर से मेरे पास कितनी है, 2 E नॉट। पोटेंशियल वाली कितनी है, 0। तो सारी की सारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 E नॉट। यहां तक हमने बात समझ ली है। अब बस मेरे पास करने को कुछ बचा नहीं है। मैं बोलूंगा λ1 इज इक्वल टू, और कहना इसे लैम्डा इज, सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, मास तो सेम ही है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, राहुल एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√के। सो λ1/λ2 पूछा है, क्या पूछा था अपन से, λ1/λ2। सो λ1/λ2 इज इक्वल टू √K2/K1। दैट इज K2 का मतलब है 2 E0/E0। सो λ1/λ2 इज इक्वल टू √2। वेरी गुड, सी ही आंसर है, सभी लोगों का आया है। वेरी गुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। दैट, आगे चलते हैं।
एनीवन? Rahul is saying 6 electron volt. Rehan is saying 6.5. Raman is also saying 6. Karthik is saying 6. Okay, there are so many persons. Let me name few. Jeevan, Aryan, Namita, Palash, Sandeep is saying 6. Vishal, 6. सिद्धांत, सुहान, सुमित, सुजल, तृप्ति, आप लोगों ने आंसर नहीं किया है। रितेश इज सेइंग 6. ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन इज सेइंग, एक बार जल्दी से रीड करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, के मैक्स की वैल्यू दी है फ्रॉम मेटल पी क्यू एंड आर। तो हमारे पास 3 मेटल हैं। सबसे पहले मैंने बोला मेटल, कौन कौन से मेटल हैं? पी, क्यू एंड आर, और इन सब की के मैक्स दी गई है। के मैक्स क्या दी गई है? ईपी, ई क्यू, ई आर। ये मैंने लिख लिया अपने पास थोड़ा सा। फिर बोला है एंड दे आर रिलेटेड एज, ओके, इनके बीच रिलेशन दिया है, ईपी इज इक्वल टू 2 EQ इज इक्वल टू 2 ER। आर एन इज सेइंग 6। ठीक है। इसके बाद इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल्स पी एंड क्यू। सो पी और क्यू के लिए सेम सोर्स यूज किया है। while different source for monochromatic light of monochromatic is used for R, R के लिए डिफरेंट यूज किया है। द वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है। तो बोल रहे हैं द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर, यानी कि इसके लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो हमें फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन का सेटअप बन गया पूरा का पूरा। चलिए, मैं बोल सकता हूं पी और क्यू के लिए सेम सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है, तो मैंने उसकी एनर्जी ई मान ली। ई मान ली है किसके लिए? पी और क्यू के लिए। इसकी ई डैश मान लेते हैं, चलो, आर की। सो मेरे पास टी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? के मैक्स, मतलब इक्वेशन ले देता हूं, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस साई। ये है एनर्जी ऑफ द सोर्स, जो फोटोन की एनर्जी आ रही थी, ई। सो के मैक्स की वैल्यू है ई पी इज इक्वल टू ई माइनस, और वर्क फंक्शन कितना है? 4। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं क्यू के लिए बनाऊंगा, सो क्यू के लिए क्या बनेगा? ई क्यू इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 4.5। अब ईपी और ई क्यू का रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? ईपी इज 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू। सो ई क्यू को मैं लिख सकता हूं ईपी बाई 2। ईपी बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 4.5। थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो ईपी बन जाएगा 2E-9। सो बेसिकली अपन अच्छा सब क्यों ज्यादा इक्वेशन बढ़ाएंगे, इसको कर लेते हैं। सो अब 1 और 2 को देखो, दोनों में ईपी ईपी है, तो कंपेयर कर लिया। अगर कंपेयरिंग 1 एंड 2 बहुत जल्दी से देखना, तो E-4 इज इक्वल टू 2E-9। कोई सॉल्व करके बोलेगा ई की वैल्यू कितनी आ गई है? ई इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरी एनर्जी आ गई है किसकी? पी और क्यू के सोर्स की एनर्जी आ गई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछी किसकी है? आर की पूछी है, तो अब मुझे इसका मतलब आर की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी।
आर की इक्वेशन पे आते हैं। आर की इक्वेशन क्या बनेगी, आप बोलोगे सर आर की इक्वेशन बनेगी के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस आई, दैट इज ई आर इज इक्वल्स टू ई डैश माइनस, इसका वर्क फंक्शन कितना है 5.5। अब इनको रिलेट कर लेंगे किसी के साथ भी, चाहे तो पी के साथ चाहे तो क्यू के साथ। मैंने बोला ई आर का रिलेशन हमें दिख रहा है डायरेक्टली है कि ई आर का रिलेशन और ई क्यू दोनों इक्वल हैं। ई आर एंड ई क्यू इक्वल है, तो मैं एक काम कर सकता हूं। ई क्यू की वैल्यू थी ये रही ई क्यू की वैल्यू। ई क्यू इज इक्वल टू ई माइनस 4.5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें अगर, देन आई विल गेट समथिंग। क्या ई आर और ई क्यू कैंसिल हुआ, बिकॉज दे आर सेम। तो जीरो इज इक्वल टू यहां से बचा ई डैश माइनस, और ई की वैल्यू कितनी है 5, सही लिखा है मैंने। और इधर से बचा आई थिंक माइनस का 1। 5.5 और 4.5 से क्या बचा माइनस का 1, सो ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, सभी का 6 आया था, वेरी गुड नमिता, एंड एवरीवन गॉट 6, वेरी गुड सुजल, रितेश, एवरीवन। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा मैं एक बात बोल दूं यहाँ पर, कई बार ना आप अगर देखोगे ये पीवाई क्यू था 21 में आया था और डुएबल था, कंप्लीटली डुएबल था। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था इस क्वेश्चन में। बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में डेटा कई बार एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा लंबा होता है, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करो, साफ साफ लिखकर इक्वेशन बनाते चलो वॉट एवर इज गिवन। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। हम लोगों को जब एग्जाम में बैठते हैं तो यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, question will be something unique and different. So you don't know how to approach it. So whatever information you get, try to make equation from it and write very clean on the paper so that जब सारी इक्वेशन आप बना लोगे देन यू कैन कनेक्ट दोज डॉट्स, और उन डॉट्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। 100% यही होता है कि आपको उसका अप्रोच, आपने वो क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा पहले, उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपने ना ही देखा हो। 50 60 70% चांसेस है वो उस टाइप का क्वेश्चन आपने ना देखा हो। सो एवरीथिंग विल बी न्यू टू यू। ये हो सकता है पीवाई क्यू था, हो सकता है आप में से किसी ने पहले बना रखा हो, तो आपको इसका अप्रोच पता हो। बट जब एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो सजेशन मैंने क्या दिया है कि आप पहले डेटा लेकर उसके सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उससे जो आप इक्वेशन बना सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू डू इट। एंड देन आप उनको कनेक्ट करोगे, देन आप जब क्लीनली देखोगे तो इट विल बी कनेक्टिंग समवेयर, कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। ओके सिद्धांत।
Rehan is saying A. सिखाया और Raman is saying A. ओके शुरू करते हैं. Question says, when light of given wavelength, Rahul is saying A, light of given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt. आई थिंक ये सबको पता है कि stopping potential is equals to Kmax, or Kmax can be written as, if stopping potential is 6 volts, so Kmax will be 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमने डेटा पहली लाइन से निकाल लिया. This potential drops to 0.6 volt, okay, if another source with wavelength 4 times the first one, okay. यानी कि फर्स्ट केस में हमारे पास लैम्डा 1 अगर मैं लैम्डा मानूं तो सेकंड केस में लैम्डा 2 है 4 लैम्डा. ठीक है. इंटेंसिटी अगर पहले केस में आई है तो सेकंड केस में इंटेंसिटी कितनी है बोला है, हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज I/2. ठीक है. व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. चलिए इतना इन्फॉर्मेशन दिया है और इसके साथ ये दिया है कि सेकंड वाले केस में अगर मैं डिवाइड करके लिख दूं, सेकंड वाले केस में हमारे पास के मैक्स हो गया है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दो इन्फॉर्मेशन हमें पता है. सोर्स हमारे पास एक बार लैम्डा 1 है, एक बार लैम्डा है, एक बार 4 लैम्डा है. अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता. आई होप सबको पता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता था, V नॉट इज इक्वल टू HF/E माइनस psi/E, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एनीवेयर. सो इंटेंसिटी से कोई पंगा नहीं है अपना, तो इंटेंसिटी वाली लाइन बेकार है. सो हम जानते हैं Kmax का फॉर्मूला. कार्तिक इज सेइंग यस ए. Kmax इज इक्वल टू E माइनस psi. Kmax की वैल्यू है आई होप 6 इज इक्वल टू HC/लैम्डा माइनस psi, और इधर बनेगा 0.6 इज इक्वल टू HC/4 लैम्डा माइनस psi. आई थिंक मैंने एकदम सही लिख दिया है ना. इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना. संदीप इज सेइंग ए. इन दो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके कर दूं तो काम बन जाएगा मेरा. सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से साई को एलिमिनेट करना पड़ेगा एक बार लैम्डा को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो मैं पहले तो 0.6 इज इक्वल टू HC/4 लैम्डा माइनस साई, ये इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख ली, सॉल्व कर लिया. प्लस माइनस माइनस ये दोनों खत्म. इधर से क्या बचा, 6 माइनस 0.6 दैट इज 5.4 इज इक्वल टू क्या बचा, 4 लैम्डा विल बी द LCM. आई होप करेक्ट. HC विल बी कॉमन. क्या बचेगा, 4 माइनस 1 3. सही लिखा है क्या मैंने, बता देना एक बार.
3hc/4 लैम्डा, करेक्ट है। तो एच सी का वैल्यू अगर मैं लैम्डा निकालने जाऊंगा तो एच सी का वैल्यू हमें पता होता है 1240। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1240 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5.4। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया है? 3 से काटा 1.8, 1.8 काट देता हूँ। 1240 डिवाइडेड बाई, ये कटेगा 43310, दैट इज 310 बाई 1.8। इसको डिवाइड किया किसी ने? 3100/18 कितना आएगा, कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया? 1 गया, फिर क्या बचा हमारे पास? आई थिंक 13 बचा। 7, 17 करके कुछ ऑप्शन में है अपने पास। 17 करके तो ऑप्शन में दो हैं, या तो ये है या फिर ये है, दो में से एक। 1.72 इंटू 10 पावर क्या बोला आपने? किसी ने बोला था -7 मीटर। ठीक है, ये अपना नैनोमीटर में आएगा, ये वाला जो मैंने लिख रहा हूँ ये किस में आएगा? नैनोमीटर में। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपका इतना आ जाएगा, डिवाइड आप कर लेना। अब मेरे पास लैम्डा आ गया है, जैसे ही लैम्डा निकलेगा, इस लैम्डा की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन रख सकता हूँ जो आपको इजी लग रही हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा लैम्डा की वैल्यू, तो मुझे साई की वैल्यू निकल आएगी। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपका अपना पार्ट है। तो साई की वैल्यू बन जाएगी hc/लैम्डा -6। लैम्डा आप निकाल चुके हो, एच सी आपको पता है, सॉल्व करोगे तो सबने सॉल्व किया है। किसी किसी ने आंसर बोला है, क्या बोला है, ए या बी? क्या बोला था? ए बोला था सभी ने। सो कैलकुलेशन करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, है ना। डायरेक्टली एच सी बाई लैम्डा यूज कर सकते हैं। लास्ट में 5.4 बच सकता है। ओके, ये ड्रॉप्स बाई नहीं है, ड्रॉप्स टू 0.6 है। किसी ने पूछा था, रोहित आई थिंक, विशाल ने। 0.6 पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, बोला है पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6, दैट मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अब 0.6 है ना, वो टू वर्ड लगा हुआ है। आई थिंक विशाल क्लियर, ओके, है ना। चलिए, ओके, समवन वाज सेइंग कि यहाँ से एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते थे। एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है? 5.4, इसी इक्वेशन से देख रहा हूं, इंटू 4/3, आई थिंक यही बोल रहे हो, -6, करेक्ट। सो ये हुआ 1.8, 7.2 -6, दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चले आगे।
रेहान इज सेइंग डी। डी का मतलब है कि रेहान इज सेइंग ए। हाँ, मैंने बताया भी था सबसे लास्ट में करना है, जब आपका कुछ नहीं बन रहा है। आपने सिंगल करेक्ट ट्राई कर लिया, पैराग्राफ ट्राई कर लिया, मैचिंग ट्राई कर लिया, लीनियर, फिर आके आपको फाइट करना है और सिर्फ वही ऑप्शन लगाना है जो 100% करेक्ट लग रहा हो। अगर 1% भी डाउट है, हुई इसकी नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है। सो अगर जरा सा भी डाउट लगे तो ऑप्शन छोड़ देना, जो बिल्कुल 100% क्लियर उसी पे क्लियर करके आना। बाकी कोई लड़ाई नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है मुझे। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच फॉल्स ऑन ए कैथोड प्लेट। ये कैथोड प्लेट है, इस पर लैम्डा पीएच के फोटोन की लाइट आई, वेवलेंथ के फोटोन की लाइट आई। द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड सरफेस इज फाई, इसका वर्क फंक्शन फाई था। एंड द एनोड इज ए वायर मैश, ये आपका एनोड है। कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है। और पोटेंशियल डिफरेंस V ये लगाया हुआ है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इफ द मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई है, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा ई, लैम्डा डी ब्रोगली, समझ गए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब पहले तो हम सारे ऑप्शन में लैम्डा ई का रिलेशन पूछा है, तो पहले तो लैम्डा ई निकाल लेते हैं होता क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, ये होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब P का मतलब है एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगी आपकी H/, अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, 2km। अब इसका मतलब है मुझे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो बात खत्म है। अब यहां पर देखना, जैसे ही ये फोटोन से एनर्जी आई ई, वेवलेंथ पता ही है मुझे, सो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उनके पास एनर्जी कितनी होगी, E-साई। वर्क फंक्शन इन्होंने किससे डिनोट किया है, फाई से। सो E-फाई की एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर निकले, उसके बाद ये पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुए। सो काइनेटिक एनर्जी, आई कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर के इज इक्वल टू E-साई, और फाई बोला है इन्होंने, E-फाई तो इनके पास पहले से थी। पहले से मतलब जब ये सरफेस से बाहर निकले, प्लस पोटेंशियल ने इन्हें एक्सेलरेट कर दिया, और पोटेंशियल ने एक्सेलरेट करके कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, Q डेल्टा V। और Q मतलब EV पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, EV काइनेटिक एनर्जी और दे दी। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक की स्टोरी एकदम क्लियर है। अब यहाँ तक की स्टोरी अगर क्लियर है तो मैं वापस इक्वेशन 1 पे जा रहा हूँ और ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो लैम्डा ई, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्होंने बोली है कितनी है, लैम्डा ई इज इक्वल टू H/, √2m
और के की वैल्यू कितनी है, E-5 प्लस EV। आई थिंक मैंने सब ठीक लिखा है। लैम्डा इज इक्वल टू H बाई रूट ऑफ 2m। ई का मतलब है HC बाई लैम्डा PH। HC बाई लैम्डा, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, -5 प्लस EV। ये बनी हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन तो निकाल लिया है। अब मैं चेक करूंगा कि हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ए लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस V इज ग्रेटर देन 5/E। ठीक है। लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ V इज मेड फोटोन। चलो इसे आते हैं अभी। पहले इसका यूज देखें, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टर्म, V इज ग्रेटर देन 5/E। अब 5/E हमारे में कहीं आ रहा है, हमारे में आ रहा है 5/E। यहाँ देखो, अगर मैं इस टर्म से E कॉमन ले लूं, अंदर से E कॉमन ले लूं, तो 5/E हमें दिखेगा। सो मैं ले लेता हूं कॉमन। सो क्या बना, इधर लिख देता हूं, लैम्डा ई इज इक्वल टू H बाई रूट ओवर 2m, और E मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा ब्रैकेट में, HC/E लैम्डा PH -5/E प्लस V। आयोग ठीक लिखा है। अब वो कह रहा है 5/E से बहुत बड़ा है V, तो 5/E तो इस इक्वेशन में हमारा हो गया जीरो। क्यों जीरो हो गया पता चला, 5/E तो हो गया खत्म। अब ध्यान से देखना, HC/E लैम्डा PH, H की वैल्यू होती है 10⁻⁻34, है ना। और E की पावर अगर मैं इन सबको मिला दूं तो 34 है। ये आपका है -19। ये है लैम्डा, कुछ नैनोमीटर में होता है, 9928 बहुत छोटा। अगर एक बात सुनना, सीधी सी बात है, हमें रिलेशन निकालना है V के टर्म्स में। इसका मतलब ये है कि इस पूरी टर्म में, एक तो उन्होंने बोला 5/E बहुत छोटा हो गया, खत्म हो गया, निग्लेक्ट कर दिया। किसके टर्म्स में, V के टर्म्स में। V की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मैंने बोला जब 5/E को इग्नोर कर रहा हूं, तो इस वाले टर्म को भी आई कैन इग्नोर। क्यों इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि इसमें टर्म जो है वो 10 टू द पावर सम माइनस पावर विल बी देयर। और अगर मैं उसको भी इग्नोर कर दूं, तो मेरे पास बचेगा लैम्डा ई। ये 2m E तो कांस्टेंट है, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of V। ये स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूं, 5/E छोटा था, V बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू इट। जब 5/E छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म भी बहुत छोटा होगा। ये वाली बात 5/E, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 5 किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जनरली किसी मेटल का 5 किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19, ये भी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या ये सम पावर ऑफ वन, और समथिंग वन के अबाउट पावर आ रही है। वैसे ही इसकी पावर आप देखोगे तो H की पावर -34, E -19। ये लैम्डा भी कुछ नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, तो 9 पावर यहां से और 8 वहां से, तो ये भी 10⁻1 के ऑर्डर का आएगा। जब वो 10⁻1 हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये 10⁻1 भी हमें इग्नोर करनी पड़ेगी। और इस पूरे प्रोसेस में सब गायब हो गया, क्या बचा, √V। अब वो हमसे कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पर डेटा पे दोबारा जाते हैं। लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ्ड इफ V इज मेड 4 टाइम्स। दैट मीन्स मेरे पास दो सिचुएशन हो गई है पोटेंशियल की, V1 इज V एंड V2 इज 4V। आई थिंक यही बोला है, ठीक है। सो लैम्डा ई बाई लैम्डा ई डैश विल बी रूट ऑफ 5V1। ये लाइन तो आप लोग लिख सकते हैं,
V2 by V1 करोगे सो दैट इज 4V/V2 आया, सो लैम्डा ई डैश विल बी λE/2। लैम्डा ई डैश इज इक्वल टू λE/2। जैसे ही ये मिला तो हम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए हमारा तो सही हो गया। अब वो कह रहे हैं लैम्डा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लैम्डा पीएच। अच्छा, ये तो लिखा है केवल उन्होंने क्या, लेस देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो अब ये बात करें लैम्डा ई इंक्रीज करेगा अगर लैम्डा पीएच क्या करेगा, पीएच के साथ सेम रेट से इंक्रीज करेगा। लैम्डा पीएच अब इक्वेशन में ढूंढो कहाँ है। ये रहा लैम्डा पीएच। लैम्डा पीएच अगर इंक्रीज करेगा तो ये वाला टर्म डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो लैम्डा ई इंक्रीज करेगा। ये तो ठीक बात है, लेकिन एक वर्ड इसमें ऐड किया है, सेम रेट से। सेम रेट से तब ऐड करता जब इनके बीच ये रूट वगैरह का चक्कर नहीं होता। सेम रेट का मतलब क्या हो रहा है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से वो बढ़े, या जिस रेट से ये घट रहा है उसी रेट से वो घटे। लेकिन ये फंक्शन एकदम लीनियर नहीं है। वेरी गुड, बात तो ठीक है, इंक्रीज होगा बट इफ डी इज डबल्ड। इस पूरी इक्वेशन में डी तो है ही नहीं कहीं। इस पूरी इक्वेशन में लैम्डा ई की इक्वेशन में डी है नहीं। और यहां से वहां तक जाने में सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी वो इनके बीच के पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, इसके सेपरेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी का कोई यूज नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लैम्डा ई डिक्रीजेज, लैम्डा डी, लैम्डा ई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फाई। फाई में अगर मैं इंक्रीज करूं, फाई इंक्रीज होगा और लैम्डा पीएच होगा। अगर फाई इंक्रीज होगा तो ये वाला टर्म हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो लैम्डा ई इंक्रीज हो जाएगा। दोनों ही केसेस में तो डी तो ठीक लग रहा है, रेट तो नहीं लिखा है इस पूरे वर्ड में कहीं। सो डी भी ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है। सो ए और डी दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी रॉन्ग हो जाएगा। दिखाई दिया सभी को। इसमें सिर्फ समझने वाली बात ये थी, जो दिख नहीं रही थी, कि लैम्डा 5/E इग्नोर कर रहे हैं तो ये वाला टर्म भी इग्नोर करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दोनों की पावर्स अगर हम देखें 10 टू द पावर सेम आएगी, लगभग 0 और 1 के अराउंड। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की, बट आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम ही आएगी, 1 और 0 के आसपास। और जब वो इग्नोर कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी इग्नोर करना पड़ेगा। बस ये लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं। यस बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये हमारा वो काम हो गया। अब आते हैं बोहर मॉडल और ये सारी स्टोरी। आई सब लोग थोड़ा बहुत तो रिवाइज करके आए ही होगे, है ना। चलिए मैं फिर भी थोड़ी बहुत, मैंने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लिख दिए ताकि किसी को कुछ डाउट हो तो वो एकदम से रिवाइज कर ले। बोहर थ्योरी में क्या बोला था, बोहर थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो ये एक्साइट होता है। एक्साइट होकर किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 में गया, 3 में गया, कहीं भी गया, और वहां पर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इट विल स्टे एंड देन इट विल रिटर्न बैक। और जब ये रिटर्न बैक आएगा देन इट विल रिलीज 1 फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। आई थिंक ये सारी बातें हमें पता थी। ठीक है, याद करने के लिए हम लोगों ने पहले से देख रखा है कि रेडियस हमारी क्या होती है, n² बाई z के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। वेलोसिटी हमारी z/n के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी हमारी 13.6 z² बाई n² के प्रोपोर्शनल होती है, माइनस में होती है।
माइनस मतलब बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है। ये सारी बातें हमें पता थी। एक और बात मैं थोड़ी सी हिंट के लिए बोल दे रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, मैंने बोला था ना कि हायर से स्टेट लोअर स्टेट, तो वो क्या करता है, एक फोटोन रिलीज करता है, और वो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। अच्छा, एक और बात, इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट हमने सीखा था -13.6 Z² बाई n²। यहां पर n² देखोगे तो E2 मतलब n2², माइनस, फिर E1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 13.6 Z² बाई n1²। तो कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। सो E इज इक्वल टू 13.6 Z², कॉमन ले लिया, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये याद रख लेते हैं कुछ लोग इस फॉर्मेट में भी, कि किसी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, सो जो फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये होगी 13.6 Z², और ये होगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, फिर वेवलेंथ, इसी एनर्जी को क्या लिख सकते थे, hc/λ। तो इसमें hc/λ रख दोगे तो ये इधर से ट्रांसफर करके लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, और वो कुछ एक रिडवर कांस्टेंट के टर्म्स में लिख दिया। रिडवर कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो ये होती है, और साथ में हम लोग इस लिखते हैं इसको 10⁻7 है, 097, वी कैन इग्नोर। n1 आपने खुद देखा था, लोअर ऑर्बिट था, नीचे वाला n2 था, ऊपर वाला ऑर्बिट। ये सब बातें बेसिक बेसिक हो गई। अब आते हैं एटॉमिक कोलिजन पे। थोड़ा सा टाइम लेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है, सबसे पहले तो सिचुएशन समझना। अभी तक हमने आपको ये बोला कि कोई भी एटम है, जब हम उस पर कोई एनर्जी इंसिडेंट करते हैं एटम पर, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। यही सीखा था, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं हाइड्रोजन एटम का सिंपल केस लेकर चलूं, हाइड्रोजन एटम का, आई होप सबको एनर्जी लेवल्स याद हैं हाइड्रोजन एटम के। एक बार मैं बना देता हूं, 2-3 एनर्जी लेवल, आप बोलना कितना होगा। 1, 2, 3। ये वाली -13.6, सेकंड वाली कितनी होती है, जल्दी टाइप करो। और थर्ड वाली याद है किसी को? -3.4 -1.51, समथिंग ऐसे ही होता है, ठीक है ना? ठीक है, और इससे ऊपर जाएंगे तो 0.85 समथिंग आता है। आई होप मुझे सही याद है। सो अब क्या बोला मैंने, कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, आपने इसको एनर्जी दी, अगर ध्यान से देखोगे तो इन दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और फर्स्ट और थर्ड का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस आप देख सकते हो। नाउ इफ यू आर गिविंग सम एनर्जी to the hydrogen atom which is in the ground state, so if you are giving energy greater than or equals to 10.2 electron volt, then it will receive your energy। अगर आपने 10.2 से कम एनर्जी इसको दी, सो इट विल रिजेक्ट योर एनर्जी, वो एनर्जी रिसीव ही नहीं करेगा। क्यों रिसीव नहीं करेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। आई होप ये वाली बात आपको पता है। तो इसको एनर्जी मिनिमम कितनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज्यादा दोगे तो वो जंप नहीं करेगा। अगर मैंने बोला आपने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी इसको, तो ये जंप कर जाएगा, एनर्जी रिसीव करेगा, लेकिन सिर्फ कितनी रिसीव करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बाकी रिसीव नहीं करेगा, बाकी किसी और फॉर्म में जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट आपने सुन लिया है? एक बार कुछ बोलो, हाँ ना। ये स्टेटमेंट आपने सुना है? ओके, वेरी गुड। अब ये स्टेटमेंट हमने सुन लिया, तो अब मैंने बोला अभी तक हम इसको एनर्जी दे रहे थे। सो मैं बोल रहा था कि कोई लाइट इंसिडेंट कर दी, इलेक्ट्रॉन बीम आ गई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम कोलिजन के थ्रू इसको एनर्जी देंगे। जो, अच्छा, कोलिजन आपने पढ़े होंगे, तीन तरह के पढ़े थे, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और एक पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक टाइप का कुछ पढ़ा था। सो अब देखना, जब भी कोलिजन होता है, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन को साइड करूं, तो हम पहले नाम लिखते हैं क्या क्या कोलिजन थे। इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड पार्शियली। इसको पार्शियली की जगह सिर्फ इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। ये तीन कोलिजन थे। थोड़ा बहुत और हिंट दूं मैं आपको अगर, सो जब हम इलास्टिक कोलिजन करते थे, सो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या जीरो होता था? देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एंड फाइनली, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते थे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती थी, या मैं कह सकता हूं इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट। अब मैंने जो बोला कि कोलिजन कराने वाले हैं, तो जो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। दिस इज एटॉमिक कोलिजन। जब भी एटम का कोलिजन किसी पार्टिकल से या किसी दूसरे एटम से करते हैं, तो उस कोलिजन से जो एनर्जी लॉस होता है, कौन सी एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है, दैट लॉस इज यूज्ड टू क्या? एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। अब हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि इन तीन में से कौन सा कोलिजन हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता। विच कोलिजन कैन नॉट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन? इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड रेहान। तो हमने यहां से एक पंचलाइन बन गई, इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। जैसे ये पंचलाइन मिली, अब मैं बात करूंगा, इसका मतलब मुझे बात अब करनी पड़ेगी बाकी दो की, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन की। मैं एक पेज यहां पर ऐड कर लेता हूं। अब आ जाइए। इसका मतलब ये हुआ, मैंने माना कि एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, और ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के से मूव करते हुए हमारे हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक किया, कोलिजन किया, और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के थी। अच्छा, एक बात बताना, न्यूट्रॉन का मास अगर m है, तो हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मास को छोड़ दूं तो ये भी m ही होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का मास निग्लिजिबल कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों का मास m हो गया। अब मैंने बोला कि कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और मैं एज्यूम कर रहा हूं केस परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो आफ्टर कोलिजन दे बोथ विल बी मूविंग टुगेदर विद सम स्पीड, आई कैन से v डैश, है ना। और इसकी इनिशियल स्पीड में मान लेता हूं कितनी थी, v, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, k। ठीक है। और फाइनल स्पीड दोनों की कंबाइंड कितनी हो गई है, तो ये मास हो गया है 2m, आई थिंक,
है ना, combined perfectly inelastic way, together they will move. So P initial is equals to P final. We can always use conservation of momentum. So P initial is nothing but M into V, and P final is 2M V dash. M से M cancel, V dash is equals to V by 2. ये सबको समझ में आया? मेरा पर्पस है कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट की बात मुझे करनी है। तो कौन एक्साइट करता था? लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो मैं निकालूंगा क्या अब? हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट? So K lost I will calculate, that is K initial minus K final, and K initial you will say half m v square minus K final is half मास कितना है 2m एंड v डैश स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना, ये बता देना मुझे। मैंने 2 से 2 टाइम्स इसको कट कर दिया, मुझे क्या कॉमन मिला? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर 1 बाई 2। हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट के, हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, that is k, and 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So how much kinetic energy is lost? You can say, sir, half of the kinetic energy is lost in this collision. K by 2 is lost. Now this K by 2 will be used to excite the electrons. अब देखना, अच्छा न्यूट्रॉन है, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो एक्साइटमेंट होगा किसका? हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम में मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ग्राउंड स्टेट पे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से दोनों के बीच का गैप कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। अगर ये गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं के लॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एट लीस्ट 10.2। अगर 10.2 से कम हुआ तो उसके बारे में भी बात करेंगे, अगर 10.2 से कम हुआ तो क्या होगा। बट अभी अगर इसको एक्साइटमेंट होना है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू एक्साइट, के लॉस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10.2। सो के लॉस की वैल्यू कितनी थी? k बाई 2 should be greater than or equals to 10.2. So k should be greater than or equals to, I think, 20.4 electron volt. k की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। अब सुनना मेरी बात, इसके बाद एक और पॉइंट में ध्यान से बोलूंगा, यहीं पर सिचुएशन बोल रहा हूं। इफ k इज इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीन सिचुएशन बन जाएंगी। इफ k इज इक्वल्स टू 20.4, तो अब बताना जरा ध्यान से देखना कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात ना, इलास्टिक में तो लॉस नहीं होता, जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है और इनइलास्टिक, दोनों में से सबसे ज्यादा लॉस किसमें होता है? जो दोनों कोलिजन, सबसे ज्यादा लॉस किसमें होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक में, ठीक है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है, इसका मतलब जो मैक्सिमम लॉस हो सकता था, अगर उसकी वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20.4 है, लॉस की वैल्यू तो कितनी थी? 10.2। सो अगर इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 20.4 है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि लॉस कितना हो जाएगा? 10.2। और जितना भी लॉस हुआ वो सारा का सारा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, यानी कि जितना भी लॉस हुआ वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले गया। अगर इलेक्ट्रॉन ले गया तो कुछ भी एनर्जी रिमेनिंग नहीं बची, देर इज नो एनर्जी रिमेनिंग इन द प्रोसेस। और जब रिमेनिंग नहीं बची, दैट मीन्स बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग टुगेदर। और यही मैं बोलता, अगर ये के की वैल्यू 20.4 से ज्यादा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाएगी,
जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी जंप करने के लिए 10.2, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगी, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगी वो पार्टिकल्स के पास बचेगी। और ये कोलिजन, जब पार्टिकल्स के पास कुछ कुछ लॉस के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई, इसका मतलब इनका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं था, वो पार्शियली इनइलास्टिक था। और हम बोल देंगे कि ये कैसा कोलिजन है? पार्शियल इनइलास्टिक। और ये वाला कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर 20.4 से कम रह गई, इसका मतलब कोलिजन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो सफिशिएंट नहीं है, लॉस होने वाली, लॉस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप। तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिसीव ही नहीं करेगा, और रिसीव ही नहीं करेगा इसका मतलब एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकती, और वो कोलिजन पक्का कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। थर्ड वाली बात किसने समझ पाई है? एक बार सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। क्या बोला? जो के लॉस है दैट विल बी यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। एक और बात, इट कैन नॉट कन्वर्ट टू हीट। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हीट। ये सारा का सारा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। क्यों नहीं कर सकता इसको डिफॉर्म? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एटम है और हमारा जो भी पार्टिकल जब आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो कोई भी डिफॉर्मेशन वाली स्टोरी नहीं बन रही है, या फिर इनके लैटिस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। लैटिस स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आ रहा है या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लैटिस स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है इनके पास। तो जो इंटरनल मटेरियल इनका चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेट तो हीट डेवलप नहीं होती है। सो एक एजम्पशन ये मानी जाती है जब भी हम एटॉमिक कोलिजन कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस, इट कैन नॉट कन्वर्ट टू हीट, और कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो वो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी ही नहीं, और वो कौन सा कोलिजन बन जाएगा? इलास्टिक कोलिजन। सारी बातें सुनी है। सो कोलिजन कब इलास्टिक होगा, कब प्लास्टिक होगा, और कब पार्शियली इनइलास्टिक होगा, ये तीन बातें हमने समझ ली। कुछ क्वेश्चंस करें अब इसके। आपको कुछ नहीं करना है, के लॉस निकालना है, के लॉस को चेक करना है। एक बार क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत और आइडिया लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन। कोलिजन की पॉसिबिलिटी बतानी है। इफ के की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और क्या सिचुएशन है? ये एक हाइड्रोजन एटम है जो इनिशियली रेस्ट पर है, ये एक वही न्यूट्रॉन है जो के काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है। ठीक है, बताना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किसमें कौन कौन सा कोलिजन हो सकता है। फर्स्ट इज इलास्टिक। ओके, समवन इज आंसरिंग इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक।
इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक। सिद्धांत, संदीप, रेहान। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं। ओके राहुल, इलास्टिक, प्लास्टिक, पार्शियल इलास्टिक। ठीक है, सबने ये आंसर दिया। वेरी गुड। आई होप कोई डाउट भी नहीं है इसमें। ये वैल्यूज हम लोगों ने अभी पीछे ही यूज की थी, बट मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन फंसा देगा। अभी सुनो, आप बिल्कुल सही है, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। ये वाली 20.4 से कम है, सो ये इलास्टिक होगा, और आई कैन से मस्ट बी इलास्टिक, है ना, मस्ट बी इलास्टिक। ये हो ही नहीं सकता कुछ और। लॉजिक समझे क्यों? ये पूरी बातें अभी डिस्कस हुई थी कि अच्छा, इनके बीच में के लॉस कितना होता है? k/2 का के लॉस होता है, एंड k/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10.2 फॉर हाइड्रोजन एटम। यही सीखा था। अगर ये हीलियम प्लस होता तो कुछ और होता। हीलियम की फर्स्ट वाले की एनर्जी होती है, कोई बताएगा? आई थिंक 52.4 और 54.4। हीलियम के फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 54.4 या 52.4? नहीं याद है। ये 52.8 होता है। ओके, 52.8 होती है। 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना। तो जेड स्क्वायर का मतलब 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 6 से 24, 54 होती है। 54.84, सॉरी, 54.4 होती है ग्राउंड स्टेट की, हीलियम प्लस प्लस के। ठीक है ना? सो ये हमारे पास हो गई, तो उसके लिए कहानी यहाँ पर कुछ और हो जाएगी, मेरी बात समझे? सो अब मैंने ये बोला, ये तो हो गया। तो पहला वाला तो परफेक्टली ये 20 रह गया। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 20.4 होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे क्वेश्चन में। ये वाला परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ। बट क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि कोलिजन, क्या ये वाला मे भी इलास्टिक भी हो सकता है? इलास्टिक तो ये सारे ही हो सकते हैं। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्साइट। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन। ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना ही होना है। दैट मीन्स वॉट एवर द वैल्यूज, एवरी कोलिजन मे बी एन, कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। ये वाला भी बिना आंख बंद करे मैं बोल सकता हूं कि मे बी इलास्टिक। इलास्टिक तो सारे ही हो सकते हैं। सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इस वाले केस में इलास्टिक तो हो ही गया, बट अगर के लॉस को देखेंगे, सो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ। और ये वाला इलास्टिक तो है ही, साथ में कौन सा हो सकता है? पार्शियल इलास्टिक। पार्शियल इलास्टिक बोलते हैं, पार्शियल इनइलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक, ये हुई है बात। ऑल द कोलिजन्स कैन बी इलास्टिक और मे बी इलास्टिक। उसमें बस क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं करेंगे। आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। तो मल्टी करेक्ट में आएगा, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइएगा इसको। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। ये अगेन वही न्यूट्रॉन है, ये आपका हीलियम प्लस है। मिनिमम वैल्यू ऑफ के सो दैट देयर कैन बी एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू। और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है।
32.64. ओके. यस रेहान. सर ये जो हम लोग कोलिजन ले रहे हैं, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि जब वो कोलाइड कर रहे हैं दोनों न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जो मास ले रहे हैं बाद में वो m+m2m ले रहे हैं, नॉर्मली जो कोलिजन हाँ. में होता है। तो ये जो कोलिजन हो रहा है, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में तो 2m होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो रिड्यूस मास लिखना पड़ेगा ना सर। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो अलग होगी ना, कि सेम ही होगी दोनों में? सेम ही होगी, किसी भी फ्रेम से आप देखोगे तो आंसर सेम ही आएगा. और रिड्यूस्ड मास का जो फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, वो हम जनरली तब यूज करते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमारे पास. ये तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, एक एम है, 2m है, और एनर्जी का लॉस हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, एज्यूमिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. इसमें तो पार्टिकल सेपरेट ही नहीं हो रहे. और रिड्यूस्ड मास का हम यूज तब करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, बीच में कुछ स्प्रिंग्स वगैरह लगी हो और हमसे ना हो पा रहा हो, तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जाते हैं. रिड्यूस मास इसमें जरूरत ही नहीं है. बट आंसर विल कम सेम, आंसर हमेशा सेम ही आएगा. लॉस ऑफ एनर्जी, है ना. सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके सर। या बट इसमें हीलियम प्लस एटम है, इसका मास कुछ डिफरेंट होगा, है ना. ध्यान रखना, अगर हम बोलेंगे न्यूट्रॉन का मास m है, तो हीलियम प्लस का मास क्या होगा? 4m, है ना. सो हम फिर से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लिखेंगे और क्या बोलेंगे. इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी थी, v थी. और फाइनली ये मास हो गया है आई थिंक 5m, है ना. और ये वेलोसिटी मान ली है v डैश. 42.5 कार्तिक का आंसर आ रहा है. सो v डैश मान लिया है. अब मैंने बोला P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, जल्दी से लगा देंगे. P इनिशियल आपका है mv, P फाइनल है 5mv डैश. सो v डैश इज इक्वल टू v/5. जैसे ही मुझे v डैश मिला, अब मैं k लॉस निकाल लूंगा. k लॉस्ट, k इनिशियल का मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस k फाइनल मतलब हाफ 5m v डैश स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाई 25. चेक कर लेना सही है. 5 से 5 टाइम्स कटा, फिर से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, 1 - हाफ m v स्क्वायर कॉमन, 1/5. 5 - 1 4/5. हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट k, और ये हुआ 4/5. 4/5 काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ. अब एटम हमारे पास कौन सा है? हीलियम प्लस. हीलियम एटम की बात अगर हम कर रहे हैं, सो हीलियम के लिए बात करोगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट की अभी अभी हम लोगों ने एनर्जी निकाली थी. दैट वाज 54.4 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये ग्राउंड स्टेट है. वन. सेकेंड स्टेट की एनर्जी अगर मैं बोलूंगा तो आप फिर से बोलोगे -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 4/n स्क्वायर मतलब 4. सो ये आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई थिंक ये सबको निकालना आता है. इन दोनों का डिफरेंस किसी ने निकाला है? 54.4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 53. 53 - 13 दैट इज 40.8, है ना. 40.8. सो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, के लॉस, क्या बोल रहे थे, इनके बीच कोई भी इनइलास्टिक कोलिजन हो,
So K loss should be greater than or equals to what? 40.8. So K loss की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? 4/5K should be greater than or equals to 40.8, 10.4. So K should be greater than or equals to 20. ये 40.10.2 होगा ना? 10.2. So 5 to the 10, 1, 1, 5 1 the 5. 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आना चाहिए आंसर। के की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के की क्या हो जाएगी? 51, और एनी वैल्यू ग्रेटर देन 51। रेसिप्रोकल मिस्टेक, ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये सिली मिस्टेक्स अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो होपफुली अच्छा स्कोर भी हो जाएगा, है ना। ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों से कई बार, बट आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको। ओके राहुल, संदीप, वेरी गुड, सिद्धांत। फिर इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कोई भी आइटम होगा हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लेंगे अपने पास से, है ना। और ये सबको निकालना आना चाहिए 13.6 Z² बाई N² से किसी भी एटम के लिए। अगर मैं लिथियम दे देता तो उसके लिए भी हमें निकालना आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, अभी तक क्या था? एक न्यूट्रॉन था और एक एटम था, तो एक में ही एक्साइटमेंट हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम आयन है, दोनों लोग हैं, दोनों में ही एक्साइटमेंट हो सकता है। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है इन द ग्राउंड स्टेट, is moving with initial kinetic energy K. It collides head on with the helium plus ion in ground state kept at rest. Helium plus rest पर था, हाइड्रोजन मूव कर रहा है बट फ्री टू मूव है। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K so that both the particles can excite to their first excited state. Rehan is saying 63.75. Okay, according to the question,
एक हाइड्रोजन एटम है, एक हीलियम प्लस है, और हाइड्रोजन एटम इज मूविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। वेलोसिटी हमने मान ली v है। सो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, जल्दी से देखेंगे। ओके, रितेश का p इनिशियल mv इज इक्वल टू 5 m v डैश। मैं ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा, के लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आई थी पिछली बार, 4/5 के आई थी। एनर्जी लॉस 40.8 की जगह 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, बस के लॉस हमारे पास निकाल। बोथ पार्टिकल्स कैन एक्साइट टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं तो हमारे पास, आपको याद है ना, हीलियम प्लस के लिए अभी हमने देखा था कितना था, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका should be greater than or equals to 40.8 for helium and 10.2 for hydrogen। और ये कितना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 and 10 50 and 8 और 2 10 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। के लॉस्ट की वैल्यू है 4/5, के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51, के शुड बी ग्रेटर देन 51, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सही लिखा है, डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड कर लोगे, 4 6 24 3 7 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, एकदम सही आंसर निकला आपका, 43.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक क्लियर है। करिए।
किसी का आया आंसर? 5। ओके राहुल। न्यूट्रॉन विच इज इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था, हाइड्रोजन एटम। न्यूट्रॉन। एम आई ऑडिबल? विजिबल है क्या स्क्रीन? बीच में नेटवर्क चला गया था। क्या विजिबल है? ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एम। ओके, सॉरी। सॉरी, माइक ऑन करना भूल गया। ओके। मैंने बोला पी इनिशियल और पी फाइनल कंजर्व कर रहे हैं। मैंने बोला पी इनिशियल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मोमेंटम राइट साइड है और एक मोमेंटम लेफ्ट साइड है। कार्तिक इज सेइंग 10। सो पी इनिशियल इज 0, तो पी फाइनल मस्ट ऑल्सो बी 0। पी फाइनल मस्ट ऑल्सो बी 0, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी 0। यहां तक कोई डाउट नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 आया हमारा। और जैसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आया तो मैंने बोला के लॉस कितना हुआ? के लॉस इज इक्वल टू के इनिशियल। सारी की सारी एनर्जी लॉस हो गई। के इनिशियल और के फाइनल तो पक्का 0 ही है। के फाइनल कितना है? 0। सो के लॉस इज इक्वल टू के इनिशियल। के इनिशियल हमारे सिस्टम का कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर न्यूट्रॉन का है। और हाफ एम वी स्क्वायर कौन सा आयन था? ये हाइड्रोजन एटम था। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, कहना चाहिए एम वी स्क्वायर के लॉस। अगर दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी के और के है, सो मैं बोल सकता हूं क्या के लॉस इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ के है?
जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ के। अरे, कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं क्या बोल सकता था हाइड्रोजन एटम के लिए? के लॉस should be greater than or equals to 10.2 electron volt. 2k should be greater than equals to 10.2, so k should be greater than equals to 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो k की वैल्यू आ गई 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो हमसे कह रहे हैं क्या बताना है? नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5.1 का नियरेस्ट इंटीजर बोलो। 5.1 का नियरेस्ट इंटीजर तो इसका 5 ही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइव। ठीक है, ये कहानी भी हो गई। चलिए, करिएगा एक बार जल्दी से। आई थिंक 1 सेकेंड में आंसर करेंगे आप। सेम क्वेश्चन ही है, डेटा भी वही है जो हम लोग अब तक ले रहे थे, बस ऑप्शन में रख दिया है। विशाल इज सेइंग ए। ए एंड सी। ए एंड सी। ठीक है, वो तो सारा अभी अभी डेटा पढ़ा ही था। एवरीवन विल गेट द आंसर। सेम डेटा है, सब कुछ वही है। चलिए, आई थिंक ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, ये हम लोग अब कोलिजन से बाहर निकलकर बोहर थ्योरी पे आ गए हैं। रेहान इज सेइंग 3। एनीवन एल्स?
क्वेश्चन इज सेइंग एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। फोटॉन्स इमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n=4 से n=3 में, यानी कि n=4 से n=3 में एक ट्रांजिशन हो रहा है और उस ट्रांजिशन से एक फोटोन निकल रहा है, ठीक है। एंड दीज आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए टारगेट मेटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फोटॉन्स निकले हैं, ये कुछ एनर्जी ई के निकले हैं, ये फोटॉन्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन ए टारगेट मेटल। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड। अब जब ये किसी मेटल पर स्ट्राइक की, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, तो यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले हैं, इनकी केमैक्स इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक इतना समझ में आया क्या है 1.95। If the photoelectric threshold wavelength of the target metal is 310, threshold wavelength that means lambda naught is 310 नैनोमीटर। तो Z की वैल्यू पूछी गई है, हमारा टारगेट है Z की वैल्यू फाइंड करना। अब यहां तक स्टोरी एकदम क्लियर है। यहां से फोटोन निकलेगा कुछ एनर्जी के साथ, के मैक्स की वैल्यू पता है, और यहां से अगर आप देखोगे तो हमें साई मिल जाएगा या वर्क फंक्शन मिल जाएगा। एक सेकंड में लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। सुमित इज सेइंग 3। सो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला है HC/साई इज इक्वल टू 310। HC का मतलब 1240/310 इज इक्वल टू साई। 0 से 0, और आई थिंक ये 4 टाइम्स कटा, तो साई इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स वर्क फंक्शन मेरे पास आ गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के मैक्स पता है, ई माइनस साई में साई भी पता है, सिर्फ ई की बात बचती है। और ई कहां से आ रहा है? 4 से 3 के ट्रांजिशन में। सो एनर्जी की बात अगर मैं करूंगा, एनर्जी ऑफ जो फोटोन एमिटेड हुआ था, फोटोन फ्रॉम 4 टू 3, आप बोलोगे E इज इक्वल टू E4 - E3। E4 - E3 सही लिखा है। मैंने इसको बताया था कैसे लिखते थे, 13.6 Z², 13.6 Z², छोटे वाले 1/n1, 1/n1 मतलब 1/9 - 1/16। ये समथिंग आपके पास आ गया है, दैट इज 13.6 Z², 16 - 9 7/144। सिद्धांत 3। ओके, आपके पास एनर्जी निकल आई। अब बस मुझे इसमें एक ही टर्म अननोन है, Z², बाकी सब मुझे पता है। आप लगा दोगे के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस साई। ध्यान देना, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है, और के मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन है 1.95। वैल्यू रख देंगे ना, 1.95 इज इक्वल टू ई का मतलब है 13.6 Z² इंटू 7/144 माइनस वर्क फंक्शन कितना निकला था 4। तो ये हो गया 4 + 1.95, 5.95 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 7 इज इक्वल टू Z²। ये आपका आ गया Z²। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। कोई इजी कैलकुलेशन कुछ कट रहा है इसमें? कुछ कटेगा? कुछ कटेगा तो पक्का, तभी तो एक इंटीजर आएगा, है ना। कैलकुलेशन आप करते रहना।
यहां तक बन गया है तो कैलकुलेशन का पार्ट भी हो ही जाएगा। आई होप आई कैन यूज कैलकुलेटर। आप लोगों को अलाउड नहीं है कैलकुलेटर यूज करना, है ना, करते रहना। यू विल गेट सम आंसर और आई थिंक जेड विल कम इक्वल्स टू 3। हम लोग उतनी देर में कैलकुलेशन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3। और देखिए, मल्टी करेक्ट है ये भी। रेयान, राहुल, ए एंड डी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन एटम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं। पहला कह रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। सुमित इज सेइंग 1। तो सबसे पहले तो बामर सीरीज, बामर सीरीज का मतलब है लाइमन बामर, यानी कि n इक्वल्स टू 2 में आएगा फाइनली। ठीक है, 2 में आएगा, n इक्वल्स टू 2 में। फिर वो कह रहे हैं लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट ये याद ही रहते हैं। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, सो अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे, कहां से कहां तक ट्रांजिशन हुआ, n इक्वल्स टू 3 से 2 में हुआ। शॉर्टेस्ट की बात करोगे, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2 में हुआ। मैं सॉल्व नहीं कर रहा कैलकुलेशन वाइज, बट आई थिंक यू कैन सी इट। सो यहां से लैम्डा का फॉर्मूला बनता है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/m। रिडबर्ग का फॉर्मूला देखा था, 1/n1² मतलब लोअर वाला 1/4 माइनस 1/9। यहां से बनेगा λ1 मान लेते हैं, 1/λ2 विल बी r 1/4। सही लिखा मैंने, 1/4, बिकॉज इन्फिनिटी वाला तो 0 हो गया। अब ये बना आपके पास आई थिंक 36, 5r/36, 1/λ1, 1/λ2 इज r/4। सो λ1/λ2 का रेशियो निकाला किसी ने, कितना आया, डिवाइड कर दो। 9/5। 9/5, λ1/λ2 9/5। ऑप्शन में क्या दे रहा है,
9/5 दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक हो गया। फिर कह रहा है ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बामर एंड पास्टन सीरीज। बामर एंड पास्टन सीरीज, बामर की तो हमने शायद निकाल ही ली है दोनों। सो λ1 हमने निकाल ली है 36/5R, λ2 निकाल ली है 4/R। ये किसकी हो गई? बामर की। ठीक है, λ1 हमारी क्या थी? लॉन्गेस्ट थी, ये शॉर्टेस्ट थी, दोनों निकाल लिए। पास्टन की भी निकाल सकते हैं क्या? और फिर चेक कर सकते हैं क्या कि इनमें क्या ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आई थिंक देयर इज नो नीड कि हम इसको सॉल्व करके चेक करें, बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो चेक कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आई थिंक ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, एटलीस्ट लाइमन बामर बामर पाशन में किसी में नहीं होती ओवरलैपिंग। सो आप चेक करके देखोगे तो लाइमन बामर सीरीज नॉट ओवरलैप, ये भी सही हो जाएगा। बी वाले में क्या कह रहा है? ओवरलैप होता है, मेरे हिसाब से ओवरलैपिंग नहीं आएगी। ओवरलैपिंग कैसे निकालोगे? फिर से इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेना पास्टन की, इसकी लॉन्गेस्ट पता ही है, अगर इन दोनों के बीच ओवरलैप हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो पास्टन सीरीज में अगर मैं लिख दूं, पास्टन में मतलब कहां पर आता है रिटर्न? n=3 में। अगर इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखोगे, शॉर्टेस्ट क्या बनेगी? n=इंफिनिटी से n=3। सो क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू R 1/9। सो लैम्डा इज इक्वल टू 9/R। और इसका लॉन्गेस्ट कितना है? लॉन्गेस्ट की बात करोगे 1/λ, कहां से कहां तक? n=4 से 3 तक। एक बार स्पीड से सॉल्व करना, n=4 से मतलब 1/R, सॉरी R 1/9 माइनस 1/16, 144 7। सो लैम्डा इज 144/7R। हमें बेसिकली बामर और पाशन का चेक करना था। तो बामर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये है, ये तो बहुत दूर रह गई है ना। 36/5R का मतलब है ये 5, ये अप्रोक्सीमेटली 7/R समथिंग हो रहा है क्या? अप्रोक्सीमेटली 7/R। ये कितना है? 9/R। 7/R और 9/R के बीच में अच्छा खासा गैप है, यानी कि ये भी क्या नहीं कर रही है? ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ओवरलैपिंग जनरली आएगी ही नहीं किसी में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1+1/m² लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड m इज एन इंटीजर। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ हम कैसे दिखते हैं? लाइमन सीरीज की वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू R, किस में लौट कर आता है? फर्स्ट में, दैट मीन्स 1 - 1/m²। m को इन्होंने ऑर्बिट मान ली है, 1/m²। इनके ऑप्शन में क्या आ रहा है? पहली बात तो इनका 1+1/m² आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी गलत है। इनका 1+1/m² आ रहा है, अपना क्या आएगा? 1 - 1/m², तो ऑप्शन वो भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए एंड बी सही है, बाकी दोनों गलत हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी हैं अभी। एक्सरे वाला टॉपिक बाकी है अभी। एक्सरे पढ़ा है आप सबने? कंटिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, के अल्फा, के बीटा। यस सर। ओके, राहुल, रेहान दोनों ने पढ़ा हुआ है, विशाल नहीं पढ़ा है, और किसी ने नहीं पढ़ा है? नमिता, सिद्धांत, ओके। ओके सुमित, तो थोड़ा सा एक बार एक्सरे पढ़ेंगे। एक्सरे हमारे एडवांस का टॉपिक है, आता है उसमें। सो पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद फिर हम लोग कल क्या है वो, न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ चलेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय।